रिअल एस्टेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेप बाय स्टेप ट्रान्सफॉर्मेशन आजच्या या पॅनल डिस्कशननी रिअल एस्टेट या क्षेत्राला एक नवीन दृष्टिकोन दिला असं म्हणायला हरकत नाही. त्यासाठी आपण सर्व मॉडरेटर्स आणि सर्व पॅनलिस्टचे पुन्हा एकदा टाळ्यांचा गजर करत येते धन्यवाद करूयात. थँक्यू टू ऑल द पॅनलिस्ट अँड द मॉडरेटर्स. महाकॉन 2025 यंदा चेन्नईमध्ये ठेवण्यात आलेलं आहे. महाकॉन 2025 हे चेन्नईमध्ये करायचं आहे हे स्वप्न घेऊन क्रेडाई महाराष्ट्राची टीम जेव्हा चेन्नईमध्ये आली आणि क्रेडाई चेन्नई टीमला जेव्हा भेटली तेव्हा महाराष्ट्र क्रेडाईचं हे स्वप्न खऱ्या अर्थाने पूर्ण केलं आहे ते क्रेडाई चेन्नईच्या टीमनी. आणि म्हणूनच महाकॉन 2025च्या या शानदार सोहळ्यामध्ये आज आपण क्रेडाई महाराष्ट्रातर्फे सन्मान करणार आहोत क्रेडाई चेन्नई टीमचा. We would now like to felicitate and thank Team Chennai for their all-time support for the super success of Mahakon 2025. To felicitate Team Chennai on behalf of Team Maharashtra, may I call up on stage Mr. Sunil G. Kotwal, Vice President Credai Maharashtra, Mr. Rasik Chauhan, Vice President Credai Maharashtra, Mr. Rajendra Yadav, Vice President, Mr. Ravindra Khillare, Joint Secretary, and Mr. Shantaram Patil, Joint Secretary, to please join us here on stage to felicitate and thank Team Chennai. As we move forward with this wonderful evening, it is now time to thank the efforts of Team Credai Chennai for their amazing hospitality and for supporting us for this event. To felicitate them, I request Mr. Sunil Kotwal, Mr. Rasik Chauhan, Mr. Rajendra Yadav, Mr. Ravindra Khillare, and Mr. Shantaram Patil to please join us here on stage. On behalf myself, C. Neeraj Agrawal, from a city of mantris and oranges. Today, I must thank you for giving me this opportunity. And today we are going to talk about the insolvency and bankruptcy. Have you heard about insolvency before? Anyone? आपने सुना ही होगा इसके पहले मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, दिस ऑल आर रिलेटेड टर्म्स टू इंसॉल्वेंसी. फ्रेंड्स, फर्स्टली इवोल्यूशंस ऑफ थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा आपको इंसॉल्वेंसी के पहले क्या इरा में क्या होता था और बाद में क्या हुआ है. बिफोर इंसॉल्वेंसी इरा, आईबीसी इरा, आई मस्ट से पहले बहुत सारी कमिटीज़ थी. सिक इंडस्ट्रियल एक्ट था, सरफेसी एक्ट था, और उसके बाद में इंडिया को लगा कि आईबीसी एक्ट आना चाहिए. तो फाइनली 2014 में दिस गॉट अप्रूव्ड एंड 2016 वी गॉट अ लॉ. बिफोर आईबीसी इरा देयर वाज ए सपोज 5000 केसेस हुआ करते थे जो कि रिजोल्यूशंस में 0 to 5 years के लिए अराउंड 20% गेट केसेस रिजॉल्व होते थे. 5 to 10 में अगेन 20%. एंड यू डोंट बिलीव इट, 20 साल के बाद भी 20 से 25% केसेस अनसॉल्व करते रह जाते थे. इसके कारण एनपीए रेशियो ऑफ इंडिया गॉट इंक्रीज टू 11 to 12%. एंड आफ्टर आईबीसी केम इनटू फोर्स इट गॉट रिड्यूस टू 3%. एज पर द बुलेटिन बाय आरबीआई 2021, ड्यू टू आईबीसी अराउंड 47 to 48% get resolved, and through ARC it is got resolved to 27%. एंड जो केसेस एनसीएलटी में गए उनका 93 से 94% वो केसेस सब रिजॉल्व हुए. और बैंकर्स गेट 70% ऑफ द लोन अमाउंट रिकवर्ड, और ये भी रिकॉर्ड पीरियड में हुआ 1.8 years में. फ्रेंड्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंसॉल्वेंसी विद अ बिल्डर. सर, बेसिकली इंसॉल्वेंसी होता क्या है? इंसॉल्वेंसी मीन्स एनी ड्यूज जो भी बैंकर्स को या अपने बिल्डर्स को लगते हैं. तो 3 काइंड से ड्यूज होते हैं बेसिकली. फर्स्ट रहता है कि बैंकर्स का ड्यू, सेकंड होता है होम बायर का ड्यू, और थर्ड होता है वेंडर्स का ड्यू. वेंडर्स मीन्स कॉलर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, जो कि स्टील वाला हो गया, सैंड वाला हो गया, एनीथिंग. तो इन सब के ड्यूज अगर अपन पे नहीं कर पा रहे हैं तो द पर्सन कैन मूव आउट टू अ कोर्ट कॉल एनसीएलटी. उसके अंदर वो केसेस लॉग इन कर सकता है. तो वहाँ पे एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो जिसकी टर्मिनोलॉजी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आरपी और आईआरपी वी कैन निमोडेट. आप प्रीवियसली इसको लिक्विडेटर बोला जाता था, बट नाउ इट हैज़ बिन टर्म लाइक दिस. सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर क्या क्या है. फर्स्टली, वंस कोई भी अगर केस में आईआरपी अपॉइंट होता है तो ही हैव टू मेंटेन द स्टेटस ऑफ रेरा एज इट इज़. अगर रेरा नहीं है तो ही हैव टू टेक न्यू
और उसको कंटिन्यू करना रहता है। सेकेंड थिंग, ही हैज़ अ पावर कि जो होम बायर्स रहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई जगह पे आरपी बैठ गया तो उसको सेम पावर दिए जाते हैं कि वो उसको कंटिन्यू करे। मीन्स ही कैन एग्जीक्यूट अ सेल डीड इन फेवर ऑफ होम बायर बाय टेकिंग अ मनी एंड डू अ कंप्लीटेड वर्क। Although this can be done with the permission of COC. COC means a committee of creditors, which is the loan, जिस लोगों ने लोन दिया है उनकी कमिटी बनती है, उसमें मेजोरिटी से डिसीजन होता है। थर्डली, आरपी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है हर एक प्रोजेक्ट का। ये अपन रेरा में भी करते हैं, बट इसके पीछे रीज़न ये है कि प्रीवियसली अगर समझिए कोई बिल्डर NCLT में गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका एक प्रोजेक्ट चालू है दिल्ली, एक प्रोजेक्ट चालू है बॉम्बे, एक नासिक, एक नागपुर, तो उस केस में इफ़ समबडी वांट टू बाय दैट बिल्डर आउट तो उसको चारों प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस लेना पड़ता था। बट नाउ अ डेज NCLT कोड विद अ सॉल्यूशन कि उसको अलग, नाउ वन कैन बिड फॉर सेपरेट प्रोजेक्ट अलग से ले सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी ज़्यादा हुआ और जिसको जो भी प्रोजेक्ट पसंद है उसके हिसाब से वो बिड कर सकता है NCLT में। थर्डली, एक्सक्लूजन, जो होम बायर है, अगर NCLT में कोई प्रॉपर्टी जाती है, बिल्डर जाता है, तो उसको होम बायर को जो उसने बेचा हुआ है वो प्रॉपर्टी लिक्विडेशन स्टेट में नहीं आएंगी। लिक्विडेशन स्टेट में नहीं आएंगी मीन्स कि वो प्रॉपर्टी बैंक के लिए अवेलेबल नहीं है ताकि वो पैसे उससे वसूल कर सके। जो होम बायर को दिया है उसको देना पड़ेगा। कुछ केसेस है जिसमें स्वामी फंड इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि स्टक प्रोजेक्ट है या बंद प्रोजेक्ट है, उनको आप रिवाइव कर सकते हो और इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हुए हैं और बैंकर हैज़ गेट अ इंटरेस्ट ऑन टू दैट। देन इसमें IBC से आप इंसॉल्वेंसी से कैसे क्या बेनिफिट ले सकते हैं, इंसॉल्वेंसी के पहले और इंसॉल्वेंसी के बाद। फर्स्टली, अगर कोई बिल्डर को अगर स्ट्रेस हुआ है तो हम उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप वी हैव टेकन इट टू रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन कैन बी डन, जो आपने कम पीरियड के लिए लोन लिया होगा, वी कैन मेक द टेन्योर मोर एंड इंस्टॉलमेंट फ्री फॉर इनिशियल फ्यू ईयर्स। बट सर इसमें हेयर कट नहीं मिलता है बैंकर को, तो ये एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं। सेकेंडली, OTS कैन बी डन। इसमें बैंकर हैज़ टेक अ हेयर कट, मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 50 करोड़ रुपीज़ एंड 20 करोड़ रुपीज़ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे बैंकर्स उसको इंटरेस्ट में भी हेयर कट दे सकते हैं और प्रिंसिपल में भी दे सकते हैं। मतलब डेट लोन अकाउंट कैन बी सेटल इन 40 करोड़ एज वेल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। थर्डली, अगर इंसॉल्वेंसी में कोई चले गया है तो, और या फिर एक इमेजनरी कंडीशन लेते हैं कि कोई बिल्डर है, उसके बहुत सारे ड्यूज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ ड्यूज रिगार्डिंग वेंडर्स पेमेंट, अदर पेमेंट, गवर्नमेंट टैक्सेशन लाइक इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स, उसके ऊपर ही बहुत सारे चार्जेस हो गए और वो रिपे ही नहीं कर सकता, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं कर सकता। तो उस केस में ही कैन हिमसेल्फ कैन फाइल अ सेक्शन 10 इंसॉल्वेंसी। इसके अंदर क्या रिलीफ मिलेगा कि ये सब टैक्सेस से उसको रिलीफ मिलेगा, पूरे बर्डन से रिलीफ मिलेगा एंड वो अपने आप को खुद को प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है अंडर, अगर वो MSME है और 29A की कंप्लायंस है तो। सेकेंडली, ही कैन, अगर किसी ने उसको इंसॉल्वेंसी में लेके गया, सपोज करो कोई वेंडर ने ही लेके चले गए 1 करोड़ रुपए के लिए, प्रीवियसली तो 1 लाख रुपए के लिए भी लेके जा सकता था, तो उस केस में ही कैन कम आउट विद द इंसॉल्वेंसी वाइल डूइंग 12A। अगर वो 30 डेज के अंदर एक्ट करता है तो उसको सिर्फ वही वेंडर को पेमेंट करना है और ही कैन कम आउट हिज कंपनी फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी। थर्डली, अगर उसको लगता है कि नहीं ठीक है अब तो ये इंसॉल्वेंसी हो गया है, तो ही कैन प्लान हिज इंसॉल्वेंसी, मीन्स ही कैन फाइल, वो अपना खुद का रिजोल्यूशन प्लान देके उसको आगे बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, इसमें एक और कंसेप्ट आया है रिवर्स CIRP। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक बिल्डर के साथ ऐसा हुआ था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डर है, उसका प्रोजेक्ट नियरली अबाउट कंप्लीशन है 80 to 90%, और किसी ने उसको इंसॉल्वेंसी में लेके चले गया, फॉर एग्जांपल बैंकर नहीं लेके चले गया, तो उस केस में कोर्ट में ऑर्डर और रिवर्स CIRP। इसमें क्या होता है, जनरल केस में क्या होता है कि कोई भी अगर CIRP में गया तो नॉर्मल दूसरे लोग भी बिड कर सकते हैं और वो खुद भी बिड कर सकता है अगर MSME है तो। बट यहाँ पे उसको सिर्फ अकेले को बिडिंग ऑप्शन दिया है, नो अदर्स कैन पार्टिसिपेट। उसका रीज़न ये है कि इसमें कोर्ट ने ये देखा कि बेसिकली अगर कोई बिल्डर खुद अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, उसके ऊपर बर्डन हटा दिया जाए तो उसको वो फास्टर वे से प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है, लेस कॉस्ट इफेक्टिव वे, और उसका कम्युनिकेशन बाकी वेंडर्स, बाकी जितने भी प्रमोटर्स क्या और रहता है सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो बहुत अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर वन। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि जो होम बायर है, अगर कोई नया बिल्डर आता है तो वहाँ प्राइस एस्केलेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, किसी ने पुराने बिल्डर ने अगर 5000 रुपीज़ एन स्क्वायर फीट बेचा है तो ही में इंक्रीज हिज कॉस्ट,
बट यहाँ पे उसको वही कॉस्ट में देना कंपलसरी रहता है, बिकॉज उसका एक कमिटमेंट है टू अ कस्टमर। देन इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? इन्वेस्टर्स कैन वेरी वेल एक्वायर एनी बिल्डर और एनी कंपनी बाय रिजोल्यूशन प्रोसेस और ए गोइंग कंसर्न। रिजोल्यूशन और गोइंग कंसर्न करने में बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई कंपनी लेना चाहे तो एक ड्यू डिलिजेंस होता है और उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है कि आपको लाइबिलिटी कोई नहीं आएंगी, जो भी लाइबिलिटी रहेंगी वो असर्टन रहेंगी डाटा रूम में। और इस केस में अगर आप कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं तो आपका स्टैम्प ड्यूटी का सेविंग होता है, यू वोंट हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी बिकॉज यू आर टेकिंग ओवर द कंपनी। थर्ड वे आउट है एक्विजिशन थ्रू लिक्विडेशन स्टेट। इसके अंदर आप कंपनी का सिर्फ पर्टिकुलर असेट लेते हो, ना कि पूरी कंपनी, तो इसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, बट इसके अंदर भी आपको ड्यू डिलिजेंस करना है कि क्या लाइबिलिटीज है और क्या वो है। देन हाउ वी कैन वर्क टुगेदर, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ दे सकते हैं। फर्स्टली, अगर कोई बिल्डर में स्ट्रेस है, क्योंकि देखिए मिस कैलकुलेशन होते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो कहीं ना कहीं लाइजनिंग के कारण या बहुत सारे कारण से मिसमैनेजमेंट कई बार हो जाता है। तो व्हाट वी कैन डू, we can do a one time settlement, we can negotiate with the banker, get a good deal to you and get a good discount firstly। secondly, अगर आपके पास OTS करने का भी पैसा नहीं है, सब जो मैंने 100 रुपये की चीज़ को आपको 40 रुपये में निगोशिएट कर दिया, बट स्टिल यू डोंट हैव टू पे दैट 40 रुपीज़, देन वी कैन हैव अ OTS फंडिंग हम लोग करा सकते हैं, जो कि कोई और बैंकर नहीं करता, वी कैन डू सो। thirdly, वी कैन रिजॉल्व, अगर OTS वर्क नहीं कर रहा है तो वी कैन रिजॉल्व इट थ्रू ARC। ARC means asset reconstruction company which can fund only to a NP accounts। तो अगर ARC के थ्रू we can use as a vehicle to solve your problem, अगर उसके बाद भी आपका पैसा नहीं है तो ARC से हम लोग easily फंडिंग करा जा सकता है वही प्रोजेक्ट को। देन अगर कोई कंपनी NCLT में चली गई है तो उसके अंदर हम लोग उसको 12A जो हमने पहले बात की, उसके अंदर हम लोग रिजोल्यूशन प्लान बना के उसको बाहर ला सकते हैं, या तो उसका रिजोल्यूशन प्लान है तो उसके अंदर हम उसको बाहर कर सकते हैं, या गोइंग कंसर्न में भी उसको हम लोग बायबैक करवा सकते हैं। देन अगर कोई इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर को अगर कौन सी कंपनी लेना चाहिए, क्या टर्मिनोलॉजी पर लेना चाहिए, हम उसको गाइड करते हैं। उसका रिजोल्यूशन प्लान क्या होना चाहिए, कंपनी को लेने के बाद में क्या क्या लायबिलिटी उसके ऊपर आ सकती है और क्या नहीं आ सकती, अपने को पहले ही रिजोल्यूशन प्लान में बताना पड़ता है। तो वो चीज़ के लिए हमारी एक्सपर्टीज़ है, हमारी ड्यू डिलिजेंस टीम है जो कि ड्यू डिलिजेंस करती है और आपको बताती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, अगर कोई EPC कंपनी है, उसके ऑलरेडी बहुत सारे क्रेडेंशियल्स है, लाइक सुनील हाईटेक बोल लो, प्रतिभा बोल लीजिए, तो ये अगर आप कंपनी एक्वायर करते हो तो आपको इसके बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं एज इज। कोई कंपनी लिस्टेड है तो लिस्टिंग का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं विदाउट एनी लायबिलिटी ऑफ सेबी एंड एनी अदर थिंग। और नॉर्मल आप कंपनी लेना चाहते हो उसका भी हम लोग ड्यू डिलिजेंस करते हैं असेट्स का। थैंक यू। आई विल हैंड इट ओवर माइक टू माई फ्रेंड श्वेता। We now begin with the panel discussion, Bankruptcy to Opportunity, Navigating Challenges and Success in Real Estate through NCLT. To take us through this exceptional session, we have an exceptional moderator here today, and she is CA Shwetaji Bhartiya, the convener of Credai Maharashtra Women's Wing. A seasonal CA and an expert in financial restructuring, Shweta ma'am's expertise will lead to an insightful session. Let us all invite her with a huge round of applause on the stage. The panelists for the session are CA Neeraj Agrawal, Mr. Uday Bhatt, and Mr. Anup Kumar. CA Neeraj Agrawal, Senior Partner of NPMG and Associates, an expert in ASM, Stock Forensic and Steel-Based Industry Audit. Mr. Uday Bhatt, Debt Resolution Agent at Punjab National Bank, Pune. He has 30 years of banking experience of handling corporate banking, including foreign exchange, retail banking, and branch banking. And the third panelist for this session is Mr. Anup Kumar, a corporate lawyer, an experienced corporate lawyer with 22 years of vast work experience. He has a huge experience in handling big assignments as IRP, RP, under insolvency and bankruptcy. Let us all give a huge round of applause to the moderator and all the three panelists for this session. I would now hand over the mic to Shweta Bhartiya ma'am for the further proceedings. Thank you. थैंक यू नीरज जी, आपने बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाया कि NCLT, बैंकरप्सी, ये सारी चीज़ें क्या है। मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर सिटीज़ में ये NCLT क्या है, ये हमको अभी तक पता नहीं है, या ये हमको कैसे बेनिफिशियल हो सकती है ये भी हमको नहीं पता है। हमको पता है बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बहुत सारा लोन लेते हैं और जो नहीं पे कर पाते हैं उनके लिए NCLT होती है,
लेकिन हमारे 2-3 टायर 4 टायर सिटीज़ में ये कैसे बेनिफिशियली है, क्या ये हमको बेनिफिट कैसे दे सकती है या हमको कैसे एप्लीकेबल होती है? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, NCLT जिनका प्राइवेट लिमिटेड है या ROC में रजिस्टर्ड है उनको ही एप्लीकेबल है। या एक्चुअली ऐसा है कि आप हर एक सिटी में देखोगे तो देयर इज़ अ प्रोसेस, बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं जो NCLT में जाते हैं, बट उनका फॉर्म ऐसा रहता है, डिज़ाइन है कि लोगों को आम एक लेमन एड में नहीं समझ पाता। फॉर एग्जांपल फॉर्म G, फॉर्म A इस टाइप से रहता है, तो उसमें कोई कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ बिक रही है, प्रोजेक्ट की डिटेलिंग नहीं रहती है, कुछ नहीं रहती, तो एक एक्सपर्ट बंदा ही उसको देख के बता सकता है। और कई बार आप डरिए मत, बड़ी कंपनी भी रहेंगी, फॉर एग्जांपल यू वोंट बिलीव इट, फॉर एग्जांपल सुनील हाईटेक, इट्स अ लिस्टेड कंपनी ऑफ नागपुर, इट वुड बी अराउंड 2000 टू उसका 5000 करोड़ तक उसका टर्नओवर जा चुका था। कैन यू बिलीव इट, क्या रेट में गया होगा वो? इट हैज़ बीन सोल्ड बिलो 25 करोड़ रुपीज़, 20 to 25 करोड़ रुपये विथ ऑल द बेनिफिट्स। तो कई बार ऐसी चीज़ होती है, और या फिर आप कोई बड़ा एक्विजिशन करना जा रहे हो तो बड़ा एक्विजिशन भी कर सकते हैं। उसके अंदर आपको बहुत सारे टेन्योर मिलता है, जो अपन नॉर्मल लैंड खरीदते हैं, जैसे आपको 3 महीने 6 महीने पेमेंट करना पड़ता है। NCLT कोर्ट में ग्रांट यू 4 year, 5 year, 7 year, डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट साइज एंड केसेस, विदाउट एनी इंटरेस्ट। यू कैन पे एज पर योर टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब हम छोटे लोग भी 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ में लैंड ले सकते हैं। अगर 5000 करोड़ की कंपनी या 3000 करोड़ की कंपनी 25 करोड़ में बिक सकती है, तो न्यूमरस अपॉर्चुनिटी है किसी भी लैंड को अपने रेट्स पे लेने के लिए, बशर्ते ये, क्योंकि हम फ्यूचर देख रहे हैं रियल स्टेट का, हमको ये जानना है कि रियल स्टेट में अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैसे मिल सकती है, कम पैसे में ज़्यादा लैंड हम कैसे ले सकते हैं। तो नॉलेज होना NCLT या बैंकरप्ट प्रोजेक्ट्स का, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? यस डेफिनेटली। और कई सारे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। बैंकर को क्या चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे उसका पैसा सेफ हो। हम लोग ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि वाइल ड्राफ्टिंग रिजोल्यूशन प्लान हम ये बोल सकते हैं कि विन विन मॉडल बना सकते हैं। अगर मैं इतना कमाया तो आपको वो परसेंटेज में शेयर करूंगा एट अ लेटर स्टेज। आज मैं पैसा दे रहा हूँ टाइम 0 पे, अगर मैं रिकवर कर पाया तो आपको ये दूंगा, नहीं तो ना दे पाऊंगा। तो दिस कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड। Well, so there are many ways to get into the properties which are through NCLT and can be much beneficial to any tier cities, you can say, right? शायद हमको आज NCLT हमारी cities में नहीं है, बट आगे चल के NCLT के provisions या उसका effect हमारी cities में भी दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उदय जी आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर मुझे NCLT का कोई प्रोजेक्ट लेना है, जैसे इंसॉल्वेंसी में तो बड़ी सारी कंपनीज हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पर मैं ये कैसे पता लगाऊं या मैं ये कैसे समझूं कि मैंने ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए समझने का कि मुझे ये कंपनी चूज करनी है इन सारी कंपनीज में से टू टेक ओवर? बेसिकली आपल्याला म्हणजे हे बघावं लागणार कुठला स्टेज, म्हणजे कोणसे स्टेज में वो प्रोजेक्ट है। जब इंसॉल्वेंसी में गया तो वो कौन से स्टेज में, यानी इसका जैसे अभी इससे पहले भी जब भी पैनल ने डिस्कशन किया तो उन्होंने 2 पॉइंट्स बताए थे, वो पॉइंट अभी भी लागू रहते हैं। एक तो ड्यू डाइलिजेंस, इसका ड्यू डाइलिजेंस स्लाइटली डिफरेंट रहेगा, वो डाइलिजेंस तो डेफिनेटली रहेगा ही। इसमें एक एडवांटेज ये है कि आपको पहले के जो कुछ लाइबिलिटीज़ ज़ीरो होके मिलेंगे, व्हाट इज़ कॉल्ड ए क्लीन स्लेट पॉलिसी। जो कंपनी मिलेगी वो क्लीन स्लेट में, मतलब NCLT गंगा जल से नहला धुला के सारी कंपनीज हमको देने वाली है। लेकिन दूसरी बात है कैश फ्लोज, जैसा कहा था कि भाई किस स्टेज में है। अभी इसमें कैश फ्लोज कौन से होते हैं, आपको बायर से ही आएंगे, तो बायर्स का कितना इन्वॉल्वमेंट उसमें हो गया फंड्स, एंड व्हाट इज़ द रीज़न। सो हमारा क्राइटेरिया है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इफ़ वी कैन सेल एंड मेक ए प्रॉफिट, एंड ऑल्सो गिव टू दी होम बायर्स। जो फ्लैट बायर्स है उनको फ्लैट डिलीवर करना पड़ेगा आपको, उनसे जो ऑलरेडी अग्रीमेंट हुआ है बैलेंस अमाउंट पेएबल आएगा, नए फ्लैट आप बेचोगे, और इसमें अगर मार्जिन अवेलेबल है ओनली सच प्रॉपर्टीज या सच प्रोजेक्ट्स हमने टेक ओवर करना चाहिए। सेम थिंग द ड्यू डाइलिजेंस, बट ओनली थिंग इज दिस इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। यहाँ लिमिटेड कंपनीज या LLPs यही आज के दिन में बैंकरप्सी में आ सकते हैं। राइट, थैंक यू सर। ड्यू डिलिजेंस करके ही हम NCLT की कोई भी कंपनी में प्रोजेक्ट के लिए ऑफर कर सकते हैं। एक EOI होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट,
that is called by bankers to submit your expression of interest to buy a particular company, and after due diligence you can file your EOI for the bid. अनूप सर, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि जब भी हम बिड करते हैं या EOI एक्सप्रेस करते हैं या हमारी कंपनी मान लीजिए NCLT में चली गई, तो रिजोल्यूशन वे इज़ बेटर और लिटिगेशन वे इज़ बेटर टू डील विथ NCLT? मैम उसको आप अगर ये देखें, बिफोर 2016 व्हेन रेरा इज नॉट कमिंग प्ले, तब सिचुएशन डिफरेंट थी. आफ्टर दी कमिंग द रेरा, क्योंकि रेरा मार्च 2016 में अप्लीकेबल प्रोमुलेट हुआ और IBC नवंबर में, दोनों एक साल. ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कहाँ से हुई? इसके पहले तो राइट ही नहीं थे होम बायर के. सिंपल राइट थे कि सिंपल आप कंज्यूमर जाएंगे या कहीं जाएंगे वहाँ से लेंगे, बट नो स्टैट्यूटरी राइट. बट राइट नाउ अगर इसको हम प्रॉब्लम को देखें कि लिटिगेशन या रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन इज अ बेस्ट वे, बिकॉज आफ्टर द अमेंडमेंट दिस एक्ट डिपेंड ये करता है कि किस स्टेज में वो प्रोजेक्ट है. इनिशियल स्टेज में है या आफ्टर सेमी कंप्लीट या समवेयर. इफ सेमी कंप्लीट प्रोजेक्ट है कि मान लीजिए उसकी CC मिल गया या जो भी है, तो उसको LOT, चूँकि 60A स्टेट में वो होम बायर के राइट ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं कंपेरेटिवली इनिशियल स्टेज में. तो रिजोल्यूशन पे जाने के लिए लिटिगेशन के अगर लेटर करेंगे तो हम लिटिगेशन पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ राइट प्रोटेक्ट हो रहा है कंज्यूमर का रेरा एक्ट में. और अगर हम इनिशियल स्टेज में जाते हैं, 36 जो सेक्शन आया ना, वो इस बात पे आया कि अगर हम उसको पोजीशन डिलीवर कर चुके हैं और उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तो वो उससे बाहर हो जाएगा. तो इससे बेटर है कि अगर इनिशियल स्टेज में कोई स्ट्रेस आ रही है कंपनी को, तो बेटर टू द रिजोल्यूशन. क्योंकि जैसा नीरज जी ने कहा कि हम इसको रिवर्स मैकेनिज्म में जाकर के, रिवर्स ERP में हम अपने सारे राइट लेकर भी इसको रिजॉल्व कर देंगे. लिटिगेशन पे हमें जाना नहीं पड़ेगा. अगर इसको हम डिले करेंगे फिर हमें लिटिगेशन पे अल्टीमेटली हमें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि राइट जो होम बायर का है वो रेरा में प्रोटेक्ट हो चुका है. क्योंकि देखा जाए तो आज की डेट में जो लेंडर से मोर पावरफुल होम बायर है, बिकॉज उसके राइट 3 जगह प्रोटेक्ट हो रहे हैं. एक तो प्रोटेक्ट हो रहे हैं रेरा एक्ट में, एक कंज्यूमर में, एक IBC में. लेंडर एब्सोल्युटली कि उसके पास राइट है सरफेस या व्हाट एवर अदर लॉस, बट कम इन द IBC बोथ आर द इक्वल राइट बिकॉज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो आपके क्वेश्चन का जो सवाल का आंसर यही है कि बेटर है कि अगर इनिशियल स्टेज में है तो अवॉइड द लिटिगेशन, कम इन द NCLT and take over the asset in own. Means we should plan NCLT for ourselves as well. हम resolution दे के खुद का भी, अगर मुझे लग रहा है कि मेरी assets जो हैं या मेरा project जो है जो बन रहा है, ये मेरे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या होम बायर से पैसे लेने के बाद इसको एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकता है, तो क्या मैं उसको प्लान NCLT करके रिजोल्यूशन दे सकती हूँ बैंक को? Yes. अब उसको हम खुद ही इनिशिएट कर लें, या सेक्शन 10 में जाकर के हम खुद उसको इनिशिएट कर लें, हम रिजोल्यूशन दे दें, या जो लेंडर गया या OC गए उससे हम टेक ओवर कर लें रिवर्स CRP में. तो दोनों वे पे हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. हम खुद जा सकते हैं और वहाँ से टेकअप भी कर सकते हैं, टेक ओवर भी कर सकते हैं. तो बेटर है कि इसकी स्टेज को देखते हुए प्रोजेक्ट की, कि अगर किस स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में बेटर ऑप्शन टू ऑप्ट द NCLT ऑप्शन, द लेटर स्टेज जब लिटिगेशंस. हियर दो तरह से हम NCLT का बेनिफिट ले सकते हैं. एक तो प्लान्ड NCLT फॉर सेल्फ एंड एज अ इन्वेस्टर. सर, एज अ इन्वेस्टर अगर मैं NCLT के किसी प्रोजेक्ट को बाय करना चाहती हूँ, मुझे लैंड बहुत पसंद है, प्रोजेक्ट बहुत पसंद है और मुझे पता है कि ये कई करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मुझे बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल हो सकता है, तो पर मेरे पास फंड नहीं है,
तो हाउ कैन यू हेल्प मी बीइंग अ स्ट्रेस मैनेजमेंट बैंकर, आप मुझे कैसे उस फंड को अवेलेबल करने में किस तरह से मदद कर सकते हैं? किस किस तरह की फंडिंग अवेलेबल होती है एनसीएलटी बायर्स या इंसॉल्वेंसी बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए? आजकल देर आर स्पेशलाइज्ड फंड्स जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी इन्वेस्ट करते हो प्रॉफिट शेयरिंग बेस। सो ऐसे फंड्स अवेलेबल है विच आर प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट इन टायर 2 and 3 cities, एंड वी कैन लोकेट सच फंड्स एंड सब्जेक्ट टू आप यानी यहाँ पे जो बैठे मेंबर्स हैं ये अपनी एक्सपर्टीज ला रहे हैं बिकॉज दे बिलोंग टू दैट एरिया, दे हैव द नॉलेज, उनको बिल्डिंग का नॉलेज है, सब है, फंड्स उनके पास कंस्ट्रेंट है। तो अगेन एज आई सेड सेम थिंग अप्लाइज फॉर द पर्सन, यानी जो बिडिंग करने वाले हैं उनको फिर से देखना पड़ेगा भाई मुझे भी कुछ बचेगा कि नहीं, कि पूरा पैसा मैं इन्हीं को इन्वेस्टर को ही दे दूँ। तो वो सब देख के देर आर इन्वेस्टर्स हु आर प्रिपेयर्ड टू invest on long term basis in this sector. That's good. मतलब बैंक इंसॉल्वेंसी बैंक फंडिंग नहीं होती है, इन्वेस्टर्स को आप यस, बिकॉज बैंकर्स का क्या है, बैंकर्स आर रिस्क अवर्स। एक बार कोई अकाउंट एनपीए हो गया या कोई प्रोजेक्ट एनपीए हो गई तो नॉर्मली बैंकर्स उस पर एडवांस नहीं देते। तो इन्वेस्टर्स होते हैं दोज हु कैन फंड द इंसॉल्वेंसी प्रोजेक्ट्स, या तो खुद के फंड से ये करना पड़ेगा। असेट मैनेजमेंट कंपनीज भी होती है, इवन दे कैन फंड। एआरसीज असेट मैनेजमेंट कंपनीज डाउटफुल है बिकॉज एआरसीज उनका आरबीआई का लाइसेंस ही ये बेसिस पे कि दे हैव टू फंड एनपीएस, दे हैव टू टेक ओवर एनपीएस एंड सेंड इट। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैन वेरी वेल फाइनेंस, टेक ओवर asset, ARC can take over this thing and become the financial creditor, and then you can उनसे ये कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑफ डेट कैन बी पॉसिबल इन दिस केस। एंड इसमें रियल एस्टेट छोड़ के अगर हम दूसरी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी के अलावा अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाए तो वहाँ पे बैंक अभी बहुत फ्री है, वो फंड करती है कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अलावा। मीन्स कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप टेक ओवर करना चाहते हो तो उस केस में एक्विजिशन में भी बैंक फंड करती है। ऑल राइट। अनूप सर, आपसे एक सवाल है मेरा। अगर मैंने कोई कंपनी ली है जिसमें कई लोगों ने घर ले लिया है और उनके एडवांसेस मेरे पास आ गए हैं, प्रोजेक्ट एनसीएलटी में चला गया है, अब इसमें इस प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी है और होम बायर्स भी है, तो ये दोनों में सबसे पहला राइट किसका बनेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का या होम बायर्स का? और ये कैसे मैं समझ पाऊंगी कि किसको पहले पैसे जाएंगे, जो इन्वेस्ट करूंगी उस कंपनी में? अगर मुझे ड्यू डिलिजेंस करना है किसी प्रोजेक्ट का तो मैं कैसे कर पाऊंगी? मैंने पहले कहा कि इसका जो राइट है कंज्यूमर का, ये मीन्स होम बायर का, तो इसकी जब डिलिजेंस के स्टेज पे जाएंगे तो मैंने पहले कहा कि इनिशियल स्टेज में अगर इसको टेक ओवर हो रहा है तो बिल्डर इज अ मोर बेनिफिशियरी। लेटर में ट्रबल में इसलिए आ जाती हैं कि सपोज मान लीजिए लेटर स्टेज में पहुंच गया, सीसी मिल गया या वाट एवर, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, उस सिचुएशन पे नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि जो लैंड ओनर है उसका टेकल कैसे होगा, अथॉरिटी है उसका कैसे होगा, अगर लीज प्रॉपर्टी है तो सो मैनी इशू इन्वॉल्व। तो बेटर ऑप्शन यही है कि इसका कैच करने का कि इनिशियल जितनी जल्दी हो जाए इसको हम, अगर फाइनेंशियल स्टेज में कंपनी जा रही है तो रिजॉल्व द इशू टू द एनसीएलटी। लेटर में बताया कि जो अमेंडमेंट, जो लेटर अमेंडमेंट आया उसमें लिक्विडेशन स्टेट से होम बायर का जो अलॉटेड लैंड है उसको बाहर कर दिया। तो चूंकि लेंडर को हेयर कट मिलेगा, लेकिन जो होम बायर है टेक दी फुल एसेट्स इवन दो एज पर दी रेरा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट, वाट एवर, ये मोर बेनिफिशियरी। तो लेटर में हमें लॉस होगा और जितनी अर्ली इसको अडॉप्ट करेंगे वो बेनिफिट। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो आपके हैं वो अगर कुछ फाइल करते हैं तो जैसे हम 30 दिन के अंदर पे करें तो सिर्फ उतना करके ही हम रिवर्स एनसीएलटी कर सकते हैं, वैसे ही ऐसे होम बायर्स के लिए कोई प्रोविज़न है जो एनसीएलटी अगर उन्होंने फाइल किया है कि रेरा के थ्रू कि मेरे को इतने टाइम में अगर आपने पोजीशन नहीं दिया है तो कैन दे गो इनटू एनसीएलटी? डेफिनेटली दे कैन गो। और उनके पे भी वही सॉल्यूशन है कि अगर वो बिल्डर ने उनको 30 डेज के अंदर रिजॉल्व कर दिया तो पर्टिकुलरली दैट ग्रुप ऑफ द होम बायर कैन गेट बिट सेटल्ड।
उदय सर वांट टू टेल। उदय, ऐसा है कि होम बायर्स को अगर एनसीएलटी में जाना हो तो या तो 10% ऑफ द बायर्स और मिनिमम 10 नंबर, दैट मीन एन इंडिविजुअल कैनॉट वॉक इनटू एनसीएलटी एंड फाइल अ केस। सर अगर 100 यूनिट्स का प्रोजेक्ट है तो डज दैट 10 would मिनिमम 10 और 10% or 10%. out That of many 100. people should go to the NCLT. Only then that case will be admitted. I come to the Shweta ma'am question. For example, 120 होम बायर्स है, उसमें से फॉर एग्जांपल 10 और 12 मतलब 10% अगर गए हैं तो उस केस में बिल्डर के पास ऑप्शन है कि वो सिर्फ 10 लोगों को सेटल कर दे, उनको रिजॉल्व करके विड्रॉल ले ले, तो वो 12A में उसका विड्रॉल ले सकते हैं। अगर उसने 30 दिन के बाद नहीं किया तो बाद में क्या होगा, पूरे 120 होम बायर्स आ जाएंगे, पूरे जितनी बैंक्स और जितने भी वेंडर्स है सब आ जाएंगे, देन वी हैव टू उसको फिर 90% सेटल करना पड़ेगा पूरे अमाउंट का। तो आज छोटे से इसमें काम हो सकता है अगर वो एक्ट फास्ट करे तो, नहीं तो बाद में उसको पूरे बिल्डर्स का एक साथ करना पड़ेगा, पूरे डेट का। Means timely action is very important if your own project gets into NCLT, and if you are an investor, an RP or a proper consultant can help you for your expression of interest towards that through the resolution. We can buy time as well. I just want to ask, anybody has any question regarding this? थोड़ा सा इसमें करूँगा कि अभी हमारे दिल्ली एनसीआर में कई प्रोजेक्ट में बिल्डरों ने ये रिवर्स को ऑप्ट किया हुआ है। लाइक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बिल्डर हैं, रहेजा है, नंबर ऑफ बिल्डर्स ने ये ट्रेंड वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि इसमें बिल्डर को मोर बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहा था सब तुम्हारे कंट्रोल पे ही रहेगा। अगर वो लेटर होगा एक्सप्रेस इंटरेस्ट से तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये राइट नाउ इज वेरी प्रिवेलिंग इन द प्रैक्टिस इन द मार्केट। That's great. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंस है, कोई इसमें लॉ नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंसी इतनी पावरफुल हो रही है कि बिल्डर को मोर बेनिफिट ले रहे हैं इसका। थैंक यू सर। अभी हमारी 25वीं सालगिरह थी, हम दिल्ली गए थे सारे लोग क्रेडाई नेशनल का 25वीं सालगिरह मनाने के लिए। वहाँ पे हम सब लोगों को बोला था आपकी जो भी एडवाइसेज हैं, आपके जो भी सजेशंस हैं क्रेडाई से, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं लिखिए। तो मैं वही एक लिख के आई थी, रिवाइवल ऑफ बिल्डर्स, बिकॉज बीइंग NPA इन बिल्डर्स आर वेरी वेरी कॉमन दीज डेज, क्योंकि कई बार परमिशंस में डिले हो जाता है, कई बार नेचुरल कंडीशन की वजह से कोई चीज़ है, कभी आपको NA नहीं मिला, खैर NA के लिए अभी डीम्ड NA हो गया है अप्रूव, बट स्टिल देर आर मेनी अदर थिंग्स विच अफेक्ट द प्रोजेक्ट मे गेट डिले। दैट्स रिवाइवल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिवाइवल ऑफ बिल्डर्स बीइंग इन NPA, उसके लिए कोई पॉलिसी बनना चाहिए। मैं मेरे सजेशन में वही लिख के आई थी, एज आई एम वर्किंग इन NCLT, बीइंग अ बैंकर, बीइंग इन एक अभी IBBI इज कमिंग आउट। IBBI एक रियल एस्टेट के मैं वो करूँगा resolution के लिए। कि अभी अमिताभ रंजन की कमेटी आई थी, तो क्रेडाई के मेंबर वहाँ प्रेजेंट थे, उन्होंने सारा इशू वहाँ पर एड्रेस किया हुआ है, काफ़ी कुछ इसके ऊपर कमेटी में कंसिडर भी किए गए हैं, बहुत सारे पॉइंट जो क्रेडाई ने रखे वहाँ पर स्टैंड पॉइंट लिए हैं। सर IBBI से मतलब आपका, आप प्लीज। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो ये इसका रेगुलेटर है, जिसके रूल्स वगैरह बनाता है, तो दे आर कमिंग आउट विद ए फ्रेश सेट ऑफ रूल्स फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज। जैसे 6 यूनिट्स रिवाइवल होते थे पहले, काइंड ऑफ दैट, दैट्स अ इंसॉल्वेंसी बोर्ड फॉर रिवाइवल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है ये सारे कंपनीज को लागू है, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड LLPs। ऑल राइट। But in the case of real estate projects, some differences are found. Like जैसे कि अभी नीरज ने बताया भाई प्रोजेक्ट्स है, एक ही कंपनी अलग अलग। अभी फॉर योर इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को पता है तो DHFL दीवान हाउसिंग वाले हैं, दीवान हाउसिंग वालों का जो HDIL कंपनी है, इसकी अभी तक पूरी रेजोल्यूशन नहीं हो पा रही, बिकॉज एक एक कंपनी का बॉम्बे में हो रहा है वो। दैट इज बिकॉज देर आर मल्टीपल। इन दिस केस it was difficult to do a resolution, and neither can they liquidate it because many individuals have invested money in it. So IBBI is coming out with a new set of rules. Thank you so much. Thank you to इशू है ना, तो ये जो अभी इशू एड्रेस हो रहे हैं IBBI बोर्ड की तरफ से, जितने इशू ये बिल्डर्स के इसमें आ रहे हैं,
तो अभी कमेटी बनी है ना, तो उसका नाम ही दिया है लीगेसी स्टार्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। IBBI ने इसका बोर्ड का नाम ही दिया हुआ है। टोटल एड्रेस ही इशू हो रहे हैं बिल्डर्स के, जितने इंस्टार्ट प्रोजेक्ट हैं। I would like to know if anybody has any question with respect to NCLT, insolvency or bankruptcy. I guess no questions anybody has. Should we wrap up with the session? I want to thank you, the President of Maharashtra, Shri Pramod Ji Khairnar, and Ashish Ji Pokharna, Convener, Vidyanand Ji Bedekar, Convener, for giving us the opportunity to present the absolute insolvency over here and letting you aware about the NCLT laws. Thank you so much, sir. Truly a very informative session. I would request the moderator and all the panelists to remain on stage with us for the next 2 minutes. Thanks to मंत्री के शहर से और ऑरेंज के शहर से आए हुए नीरज जी, नागपुर से दिल्ली से आए हुए दिल वालों की अनूप जी, और हमारे अपने मुंबई से श्री उदय जी. Thank you, sir. Thank you. Quickly, we would move on to the next session, which is going to be a very short session of 15 minutes. I request all of you to be seated with us for the next 15 minutes. Now, let us thank and felicitate our moderator and the panelists for such an informative session. May I invite Mr. Krunal Patil, President, CREDAI Nasik, to felicitate and thank CA Neeraj Agrawal. On stage, Mr. KP Khoth, President, CREDAI Kolhapur, and Mr. Sumit Borse, CREDAI Secretary, Dhule, to please come up on stage and felicitate and thank Mr. Uday Bhatt. I would request Mr. Eklavya Vasekar, Secretary, CREDAI Nagpur, and Mr. Mahesh Navandar, Vice President, CREDAI Latur, to please come up on stage and felicitate Mr. Anup Kumar. I would request Mrs. Sonal Pokharna and Mrs. Renu Goyal to please join us here on stage to felicitate our moderator, CA Shweta Ji Bhartiya. Congratulations and thank you to our moderator and all the 3 panelists for such an informative session. I would request Mrs. Sonal Pokharna and Mrs. Renu Goyal to felicitate the moderator of this session, CA Shweta Ji Bhartiya. Can we all give her a huge round of applause? Once again, thank you to the moderator and all the 3 panelists. Thank you. Quickly, we'll move on to the next session, which is a short session. The topic is database decision making for developers, and the speaker is Mr. Pankaj Kapoor, MD, Lysis for us. Now I hand over the mic to Mr. Pankaj Kapoor for this insightful session on database decision making for developers. Over to you.